ईरान पर दबाव है, बहुत ज़्यादा दबाव है कि ईरान यूरेनियम ही बनाना बंद कर दे। इसमें नया मोड़ यह आया है कि ईरान के विदेश मंत्री ने अभी तक तो घुमा फिरा कर इनकार किया था, लेकिन अब ईरान के द्वारा स्ट्रिक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट मना कर दिया गया। कह दिया गया कि ईरान सिर्फ न्यूक्लियर ना बनाने पर वादा कर सकता है, परमाणु ना बनाने के लिए हमने हाँ बोला था कि हम मीटिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन यूरेनियम बिल्कुल ही नहीं बनाना, इसके लिए हम बात भी नहीं करेंगे। चाहे अमेरिका जितनी मर्जी चाहे उतना जोर लगा ले और जितना मर्जी बार चाहे उस बात को रिपीट करते रहे, हम नहीं मानेंगे। می‌پرسن باز دوباره سخنگوی کاخ سفید امروز صحبت از غنی‌سازی 0% کردن. خواستم واکنشتون رو بدونم نسبت به اظهارات ایشون. هر چقدر ما تکرار کنیم موازمون غنی‌سازی ادامه پیدا. ممنونم آقای دکتر. जो बयान आपने अभी ठीक सुना, इस बयान में ईरान के विदेश मंत्री ने यह रिपीट किया है, चाहे अमेरिका से डील हो या ना हो, ईरान यूरेनियम बनाता रहेगा। उधर ईरान ने आधिकारिक तौर पर यह भी कंफर्म किया है कि हमें लिखित में अमेरिका की तरफ से कोई एग्रीमेंट, कोई डील, कोई भी चीज़ लिखित में नहीं दी गई है और ये तो हमारे ऊपर है कि हम परमाणु यूरेनियम बनाएं या ना बनाएं। अमेरिका का इसमें कोई रोल नहीं है। दोस्तों, सटीक तरीके से ईरान जो है डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दे रहा है। हम अपने वालों को 56 इंच की छाती वाला समझ रहे हैं, सटीक जवाब तो ईरान दे रहा है। ईरान से उस 56 इंच वाले को सीखना चाहिए कि मुंह पर जवाब कैसे देते हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए यह भी कहा कि हमारे आसपास के जो क्षेत्र और देश हैं वो ईरान और अमेरिका की डील के लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं। हमारा भी यही मानना है कि अगर ईरान और अमेरिका की डील हो जाती है तो इलाके में शांति आएगी। वो बयान आपको मैं ज़रूर सुनाऊंगा। दोस्तों सुनिए। تکرار شده بعضاً رسانه‌های فارسی زبان، رسانه‌های داخلی مطالب منتشر شده توسط منابع خارجی رو ترجمه و منتشر کردن و این خودش دامن زده به این شبهات. من صراحتاً خدمتتون 2-3 نکته رو عرض می‌کنم. یکی این که ما هیچ پیشنهاد مکتوبی از طرف آمریکایی تا الان دریافت نکردیم. هر آنچه بوده شفاهی بوده در حین مذاکرات یا در فاصله بین مذاکرات از طریق واسطه عمانی به ما منتقل شده، اما پیشنهاد مکتوبی دریافت نکردیم. این پیشنهادهای شفاهی هم خودتون شاهد بودید به صورت مکرر. इस पर अमेरिका भी भड़का हुआ है। अमेरिका को वो वाला सीन हो गया है, मतलब ये कौन है जिसने पू को मुड़कर नहीं देखा। अब अमेरिका ने कहा कि ये ईरान जो यूरेनियम बना रहा है ना, यह हमारे लिए रेड लाइन है। उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ओमान के दौरे के लिए जाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरान कई बड़ी डील ओमान के साथ ईरान कर सकता है। उधर हमास के एक डेलीगेशन से, तस्वीर आपके सामने सबूत के तौर पर, हमास की एक बड़ी डेलीगेशन से ईरान के विदेश मंत्री ने मुलाकात की है। जी हाँ, आधिकारिक तौर पर, गुपचुप नहीं। ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते ऐतिहासिक तौर पर खराब रहे हैं, लेकिन 2015 तक रिश्ते बेहद खराब हो गए थे। इतने खराब कि 2015 से अब तक ईरानियों को हज तक के लिए सऊदी अरब ने बैन कर दिया था, लेकिन अब रिश्ते ठीक हुए हैं। ईरान की इस नई गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। ऐसे में सऊदी अरब खुद ईरान से दोस्ती करना चाहता है। ऐसे में ईरान को बड़ी कामयाबी मिली है। ईरान के ऊपर से, ईरानियों के ऊपर से सऊदी अरब ने जो बैन लगाया था हटा दिया है। 2015 के बाद अब ईरान के भी नागरिक सऊदी अरब हज यात्रा के लिए जा पाएंगे। दोस्तों, 2016 से बहरीन के साथ भी ईरान के रिश्ते खराब थे, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री का नया बयान आया है और उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं, ईरान तैयार है बहरीन के साथ अपने रिश्तों को सही करने के लिए। ईरान के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जनाब इब्राहिम रईसी आपको याद होंगे, इनका भी जिक्र ईरान के विदेश मंत्री ने किया और कहा कि हमें डर था कि उनकी जो मौत हुई है वो एक साजिश ना हो, कोई एक ख़तरनाक हमारे खिलाफ प्लॉट ना हो। लेकिन पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का
कि दुश्मन का इसमें कोई हाथ नहीं था और ये महज एक हादसा था। उधर IRGC की टीम ने, कमांडर ने कहा है, दुश्मन पर हमारी नज़र है, हमारे रडार, हमारे हथियार, हमारी मिसाइल बिल्कुल एक्टिव है। ما به طور شبانه روز عزیزانمون فضای کشور رو در کنترل دارند و با تمرین‌ها و رزمایش‌های مکرر خود رو برای هر وضعیت محتملی آماده می‌کنند. قطعاً بدخواهان ملت ایران و دشمنان باید بدانند که تجاوز به فضای کشور ما آسیب‌های فراوانی رو برای اونها به همراه خواهد داشت و قطعاً هزینه‌های او از نتایجی که انتظار دارند بسیار بالاتر خواهد بود. उधर इजराइल ने लेबनान के ऊपर खतरनाक बमबारी की, जिसमें एक की मौत और एक बुरी तरह से व्यक्ति घायल हुआ है। सिविलियंस को नुकसान पहुंचा है, लेकिन आपको बता दूं कि वहां पर माल का नुकसान, घरों का नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। उधर लेबनान के अंदर म्यूनिसिपल की जो इलेक्शन हुई, उस इलेक्शन में हिजबुल्लाह का जो लीडर था, हिजबुल्लाह की जो पार्टी है वो जीत गई, जिसके बाद उस इलाके में हिजबुल्लाह के लोगों को जश्न मनाते हुए देखा गया। उधर यमन के हुतीज़ ने सबसे बड़ा और ख़तरनाक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम जो इजराइल का हाइफा पोर्ट है, अब उस पर हम नेवल ब्लॉकेज लगा रहे हैं, यानी अब कोई भी समुद्री जहाज़ दुनिया का वहाँ नहीं आ सकता, न वहाँ से कोई जहाज़ निकलेगा, ऐलान कर दिया गया है। वहीं अमेरिका की बात करें, अमेरिका लाल सागर से भाग खड़ा हुआ है। USS ट्रूमैन नाम का एक सबसे ख़तरनाक लिस्ट में आता है एयरक्राफ्ट कैरियर, चलता फिरता हवाई अड्डा समझिए आसान भाषा में, जिस पर दर्जनों अमेरिका के फाइटर जेट, ड्रोन और कितने हथियार नहीं पता ये तैनात थे। USS ट्रूमैन ने लाल सागर छोड़ दिया है और अमेरिका की सेना लाल सागर से भाग रही है। उधर गाजा के नरसंहार में इजराइल के ही एक सैनिक लपेटे में आए, जिसके बाद वो वासिले जहन्नम हो गए माशाल्लाह, और इसके बाद कई इजरायली सैनिक भी बुरी तरह से घायल हैं। इजराइल की हैकड़ी निकलने वाली है इंशाअल्लाह। इजराइल से एक साथ 20 देशों ने कुछ वक्त पहले अभी मांग की है कि इसी वक्त इजराइल हमला रोके और गाजा के अंदर मदद जाने दे। इजराइल को लेकर एक बड़ी मीटिंग दुनिया में होने वाली है, जिसमें दुनिया के तमाम लगभग देश शामिल होंगे और इसके अंदर ये फैसला लिया जाएगा कि अगर इजराइल हमारी बात नहीं मानता, गज़ा पर बमबारी नहीं बंद करता, तो हम तमाम देश इजराइल के साथ ट्रेड यानी बिजनेस बंद कर देंगे। उधर मुसलमान देशों से आगे ईमानदार तो स्पेन निकला। स्पेन के प्रधानमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि इजराइल को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से हमें बैन कर देना चाहिए, जैसे यूरोविजन हुआ है या इंटरनेशनल जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, जिसमें बड़ा सूट बूट लगाकर ईमानदारी से पता नहीं इंसानियत का मसीहा बनकर ये इजराइल आता है, इसको बैन कर देना चाहिए। हमें ये डबल स्टैंडर्ड नहीं रखना चाहिए, जो वो कर रहा है वो पाप है। सुनिए इन बयान को। El compromiso de España con la legalidad internacional y con los derechos humanos debe ser constante y debe ser coherente, también desde Europa. Y por eso creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos competiciones internacionales y también el no participar, por ejemplo, recientemente lo hemos visto este pasado fin de semana en Eurovisión. इजराइल की फौज का पूर्व कमांडर, सीनियर कमांडर कह रहा है कि अब हम यानी इजराइल अमेरिका से जो 3.5 बिलियन डॉलर की या उससे ज़्यादा फ्री में मदद हमें मिलती है, जो अमेरिका इजराइल को देता है, वो हम खो सकते हैं नेतन्याहू की ज़िद की वजह से। जिस तरह से दोस्तों इजराइल अमेरिका तक की नहीं सुन रहा है, उस बारे में ये बात कही गई है कि अगर इसी तरह से हम अमेरिका की बातों को इग्नोर करते रहे तो अमेरिका सबसे ज़्यादा मदद जिस तरह से इजराइल को देता है, वो पैसा, वो कौड़ी अमेरिका इजराइल के लिए बंद कर देगा। इजराइल के सेटलर्स को जब किडनैप किया गया और उन्होंने एक लंबा समय हमास की जेल में कैद में गुजारा, तो उनको पता चला कि हमास का विज़न कुछ और है। उनको सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा रहा है। जब सामने से हकीकत से 2-4 वो इजरायली हुए तो उनको समझ में आया कि असली आतंकवादी तो नेतन्याहू है और असल में किसके साथ गलत हो रहा है।
अब हमास की कैद से जो लोग सैकड़ों की तादाद में इजरायली रिहा हुए, उन्होंने आकर नेतन्याहू की बुराई ही करी और हमास की बुराई नहीं करी। उन्होंने अमेरिका और इजराइल को ही निशाने पर लिया। यहां तक कि नेतन्याहू से सैकड़ों जो लोग रिहा हुए हमास की कैद से, उन्होंने मिलने से भी इनकार कर दिया। अब हाथ पैर मार कर भी नेतन्याहू की सरकार के पास जवाब नहीं है कि इस पर क्या कहा जाए। तो नेतन्याहू की सरकार की एक मिनिस्टर हैं, वो ऑन रिकॉर्ड टीवी पर कह रही हैं कि हमास की कैद से जो लोग रिहा हो रहे हैं, हमास ने उनको ब्रेन वॉश कर दिया है। और अब वो वही बोल रहे हैं जो हमास बोल रहा है। सुनिए। כל חטוף הוא שטוף מוח מחמאס, כל חטוף מדבר את מה שחמאס משמיע להם, תקראו את... מה, הם יוצאים? ברור, מה, באמת? זה תסמונת שטוקהולם כזה? אני לא רוצה, באמת, מפאת כבודם, מה, באמת? זה דברים חמורים. אני לא אומרת שום דבר הם חמור. יוצאים עם שטיפת מוח של חמאס. למה, מה אתה חושב? מה नरहा לך? खबर देखिए, रिकॉर्ड के मुताबिक आपकी स्क्रीन पर गाजा को 500 ट्रक और 50 फ्यूल ट्रक रोज के बेसिस पर चाहिए, ये गाजा का मीडिया ऑफिस कह रहा है। लेकिन गाजा के अंदर 3 से 4 महीने के बाद आज यानी 4-5 घंटे पहले सिर्फ और सिर्फ इजराइल ने 5 से 6 ट्रक जाने दिए हैं, वो भी भारी चेकिंग के बाद। ब्रिटेन सामने से कुछ और कह रहा है लेकिन पीछे से कुछ और कह रहा है। उसका ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल देख लीजिए। साइप्रस में बर्तानिया के हथियार हैं, साइप्रस से ब्रिटेन ने हथियार उठाए हैं और इजराइल पहुंचाए हैं। बाकी की कहानी मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ब्रिटेन क्या है। उधर अब 1% भी कोई भी हमास की बात रख रहा है, इजराइल सीधा उसे कत्ल करने की साजिश रच रहा है। अब इजराइल की पार्लियामेंट एक बिल लाने वाली है कि मीडिएशन से यानी बातचीत जो करवा रहा है कतर, उसको निकाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि कतर कहीं ना कहीं हमास को सपोर्ट करता है। इस बहाने से इजराइल की सरकार ये बिल ला रही है कि मीडिएशन से कतर को हटा दिया जाए। हाँ, तो मीडिएशन तुम्हारी अम्मा कराएगी, तुम तो चाहोगे मीडिएशन डोनाल्ड ट्रंप करवाए। ये इनकी औकात है दोस्तों, ये कभी भी ईमानदारी पर नहीं हो सकते। इनका इतिहास है झूठ फरेब मक्कारी का। अब दोस्तों मैं क्या कहूँ इन मुस्लिम देशों का, इन अरब देशों का। एक तरफ अरब के बच्चे ये गाजा और फिलिस्तीन में तमाम फिलिस्तीनी अरबी मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के या अंग्रेज़ों के कुछ लोग जब अरब पहुंच रहे हैं तो अरब ने अपनी औरतों को आगे नचाना शुरू कर दिया कल्चर के नाम पर। देखिए, ये देखिए, ये किसी जिन्नात की वीडियो नहीं है कि कोई जिन्नात किसी औरत पर सवार हो गया है। कल तक ये कल्चर और कल्चरल प्रोग्राम कह के, जी हाँ, ये अरब के आगे अपनी अरब की लड़कियों को नचा रहे थे। यही इतिहास यजीद का था, यही इतिहास उन अरब का था जो हुजूर को मैदान जंग में छोड़कर भाग जाते थे और हुजूर के सामने बड़े अच्छे बनते थे और पीठ पीछे ये काम करते थे। ये मुसलमान हैं दोस्तों। ये कैसे मुसलमान हैं मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कल ही मैंने बताया था कि इजराइल के दौरे के लिए अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आने वाले थे, लेकिन एंड मौके पर उन्होंने अपना ये जो दौरा है रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि उधर इजराइल ने गाजा पर अपना दूसरा खतरनाक एग्रेसिव ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो अमेरिका वहां पर रुक गया कि इजराइल बहुत लिमिट से आगे हो गया है। गाजा में इजराइल का हाल क्या हुआ है, इजरायली सैनिक क्या ही ताकतवर हैं, इस तस्वीर से देखिए। इजराइल के वो सैनिक जो गाजा के अंदर नरसंहार में शामिल थे, किसी ने अपनी, आप देखिए ज़्यादातर सबने अपनी एक टांग खोई है, किसी ने अपना एक हाथ खोया है, लेकिन तस्वीर पर अगर ध्यान दें तो ज़्यादातर इन इजरायली सैनिकों ने अपनी टांग खोई है और कई ने अपनी तीसरी टांग खोई है, कईयों ने हाथ खोए हैं, कईयों ने पीछे से एक बंद खो दिया है अपना, एक जो गोल गोल बंद होता है, 2 बंद होते हैं ना, एक बंद गायब है। दोस्तों, ऐसी हालत इजराइल के सैनिकों को हुई है। सदमे से निकलने के लिए ये आवारा कुत्ते थाईलैंड अय्याशी करने पहुंचे। बर्तानिया लगातार कोशिश कर रहा है कि फिलिस्तीन की आवाज़ को दबाया जाए। आप मोदी सरकार को भी भूल जाएंगे, इतना जुल्म ब्रिटेन ने किया है। ब्रिटेन ने फिलिस्तीन के झंडे तक को बैन किया। बर्तानिया की सेना ने और पुलिस ने, जिसने देख लिया शर्ट पर फिलिस्तीन का एक छोटा सा बैच भी है,
ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ कर मारा है। लेकिन वहाँ लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। वहाँ के लोग सरकार को दस्त लगवाना जानते हैं। तमाम पाबंदियों के बावजूद वहाँ के लोगों ने ऐसा खतरनाक प्रदर्शन किया फिलिस्तीन के समर्थन में कि मैं आपको क्या ही बताऊं, बाद में बताऊंगा। पहले वीडियो देखिए। एक बड़ी बात रोक रहा हूं यहाँ पर कि इस प्रदर्शन के बाद हुआ क्या है, पहले ये देखिए। ब्रिटेन के अंदर फिलिस्तीन के लिए सबसे बड़ा मार्च। अब दोस्तों, जहां बरतानिया इन खबरों को दबा रहा था, फिलिस्तीन के समर्थकों को गिरफ्तार कर रहा था, इतने खतरनाक मार्च को देखने के बाद बरतानिया के सबसे बड़े अखबार मॉर्निंग स्टार, गूगल कर लेना आड़ भक्तों, बरतानिया के सबसे बड़े अखबारों का यह अखबार है, इसको फ्रंट पर छापने पर मजबूर कर दिया बरतानिया के लोगों ने। इसने लिखा छापा कि 6 लाख लोग सड़क पर उतरे हैं फिलिस्तीन के लिए, जिन्होंने मार्च किया है। इसी तरह से नेदरलैंड में इतिहास का सबसे बड़ा मार्च हुआ, करोड़ों लोग जिसमें शामिल हुए। मुसलमानों, अपनी गैरत को शायद तुम भूल चुके हो, या तुम्हारी गैरत बिरयानी और नहारी पर ही आके रुक जाती। नेदरलैंड में इतना बड़ा प्रदर्शन फिलिस्तीन के लिए, यह तो उन मुसलमान देशों के मुंह पर तमाचा है जो खामोश है। नेदरलैंड उधर इजराइल का एक बड़ा ऑपरेशन फेल हुआ है। जरा इस फोटो को देखिए, ध्यान से देखिए। इस फोटो में आपको एक डब्बा मिलेगा, बॉक्स, जिसके चारों तरफ कपड़ा लत्ता इन्होंने बांधा हुआ था, और अंदर जो है उसके इजराइल के सैनिक छुपकर, अब अगली तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिए। ये जैसे कोई बस होती है, छोटी कार होती है, मतलब जो बैलगाड़ी होती है, तो ये सामान को बांधा पीठ पर, 2-3 लोगों ने सामान पकड़ा और फिलिस्तीनी औरतों के कपड़े पहने, और एक डब्बे के अंदर, ऐसे गाजा के अंदर इजराइल के सैनिक घुसे इस डब्बे में पैक होकर। लेकिन मिशन फेल हो गया। वो फिलिस्तीन के लड़ाकों और हमास के नजर में आ गया, ऑपरेशन फेल हुआ। जिसके बाद इन्होंने क्या किया, हमास के एक व्यक्ति को कत्ल किया, उसके बच्चे और उसकी बीवी को किडनैप करके वहां से ले गए। लेकिन ऑपरेशन पूरी तरह से इजरायली सेना का फेल हो गया। अब क्योंकि ऑपरेशन बड़ा चल रहा है, नरसंहार अब डबल तादाद में हो रहा है। जब आप ये सो रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो या कुछ भी कर रहे हैं, याद रखिएगा हर 1 घंटे में 2 से 3 फिलिस्तीनियों को इजराइल कत्ल कर रहा है, मार रहा है, मिटा रहा है। अब इजराइल ने, ये देखिए, भारी तादाद में, यानी पूरा गाजा का लगभग 35 से 40% बीच का हिस्सा इजराइल ने खाली करने को कह दिया है फिलिस्तीनियों से कि खाली करके यहां से निकल जाओ। उधर वेस्ट बैंक में भी उसने अपने ऑपरेशन नरसंहार को बढ़ाया है। ये तस्वीर देखिए, भारी तादाद में चारों तरफ फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजराइल के जो बुलडोजर हैं फिलिस्तीनी मकानों को तोड़ रहे हैं। अब गाजा के अंदर दवाइयां है ही नहीं। किडनी पेशेंट्स, मेडिकल सप्लाई न होने की वजह से जिनकी किडनियां फेल हो गई और अस्पताल में वो तड़प तड़प कर मारे गए। ऐसे न जाने कितने फिलिस्तीनी गाजा के लोग मारे जाएंगे। इजराइल गाजा के अंदर मदद जाने नहीं दे रहा है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे तैसे, रेड क्रिसेंट और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको थोड़ा थोड़ा जैसे पैसा फिलिस्तीन एम्बेसी से मिल रहा है, किसी और तरीके से मिल रहा है, वो बेचारे खाना पानी जो है बनाकर जब बांट रहे हैं, तो आप देखकर आपका दिल लरस जाएगा कि खाना थोड़ा थोड़ा बांटा जा रहा है और वो रोज नहीं बांटा जा रहा है। भूख को इजराइल ने हथियार बना लिया है। देखिए,
UNRWA ने कहा है कि 92% गाजा के जो घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ये बात तो 6 महीने पहले मैंने बोल दिया था। UNRWA अब आया है ये बात बोलने। गाजा के अंदर कोई मकान अब सही सलामत नहीं बचा है। हालात इतने बेकार हो चुके हैं, फिलिस्तीनी अपने घरों से निकल चुके हैं। अब उनके पास आसमान है, कहाँ जाना है उनको कुछ नहीं पता। इजरायली डॉक्टर की औकात देखिए। देखिए, जो मानवता के लिए लड़ते हैं वो भी इजराइल के अंदर खत्म हो जाते हैं। मानवता की बात इजराइल में खत्म हो जाती है। इजराइल के एक डॉक्टर ने कहा है कि गाजा और फिलिस्तीन के लोगों को मारना ऐसा है जैसे कॉकरोच और कीड़े मकोड़ों को मारना। इजराइल के अंदर अमेरिका का जो एम्बेसडर है उसने गांजा फूंक कर एक बड़ी बात कही। कहा कि इजराइल इस वक्त 7 जगहों से जंग लड़ रहा है, जैसे गाजा है, फिलिस्तीन है, वेस्ट बैंक है, उधर सीरिया है, लेबनान है। इन सुअरों के झुंड ने खुद अरब देशों पर और उन अरब देशों पर जहाँ कुछ है ही नहीं वहाँ हमला किया इन गंदी नालियों कीड़ों ने, और कह रहे हैं कि ये सब मिलकर इजराइल पर हमला कर रहे हैं। बताइए कहाँ हमला हो रहा है। और ये कह रहा है अमेरिका का एम्बेसडर जो इजराइल में है, कह रहा है ये 7 जगह जो हमला हो रहा है इनके हमले एक जैसे हैं, क्योंकि ये एक ही जगह से आ रहे हैं। इन 7 जगहों पर जहां इजराइल लड़ रहा है ये सब ईरान के द्वारा स्पॉन्सर किए गए हैं। सुनिए। I hear people say often that Israel faces a 7-point and a 7-front war. I beg to differ. Well, there may be 7 different servers coming out of the kitchen, all bringing a different plate, some of it named Hamas and some Hezbollah and some the Houthis. And just remember one thing. All of the plates, all of them, came from the very same kitchen in Tehran. Tehran is the chef, it is the server, it is the one who brings the poison to all. उधर अब हमास ने जो गलती 7 अक्टूबर 2023 को की, वो अब देखते देखते हमास के फिलिस्तीन के लोगों पर भारी पड़ रही है। थक हार कर अब फिलिस्तीन के लोग, गज्जा के लोग हमास के खिलाफ सड़क पर आ गए हैं। एक बार फिर से ये 4था-5वां मामला दिखा रहा हूं जिसमें बड़ी खतरनाक, बड़े लेवल पर हमास के खिलाफ फिलिस्तीनी गाजा के लोग रैली कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि अब बख्श दो भाई, तुम यहां से निकल जाओ, हमें सुकून से रहने दो। उधर फिलिस्तीन के एक इमाम ने, मस्जिद के इमाम ने कहा ये 3-4 ट्रिलियन डॉलर अरब के देश और सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ये लोग जो अमेरिका में पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, हमें डर है कि वो पैसा जो अमेरिका में लगाया जाएगा, अमेरिका उन पैसे को हथियार बनाकर, उनसे हथियार बनाकर इजराइल को दे और फिर वो सऊदी अरब और इन अरब देशों का पैसे का दिया हुआ हथियार हम पर आए, वो बम हम पर आए। सुनिए। في هذه اللحظات التي غرقت فيها أمريكا ببحر من المال العربي، مليارات، تريليونات المال العربي، تمطر أمريكا الآن حتى تكاد أن توقع طوفان في أمريكا من المال العربي. بناء عليه أقول إن أخشى ما أخشاه
أن تتحول هذه التريليونات من المال العربي أو أن يتحول بعضها إلى سلاح. हालात बहुत बुरे हैं। यहाँ 20-20, 30-30 मिनट का वीडियो बन रहा है, जब मैं जल्दी जल्दी वीडियो आगे बढ़ा रहा हूँ और जल्दी जल्दी मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। सोचिए फिर गाज़ा का हाल क्या होगा, कितनी खबरें होंगी। हाल बहुत बुरा है। गाज़ा और फिलिस्तीन की फिर भी मदद करने के लिए दिल में कहीं हो तो इस बार कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। नीचे दिए गए हुए अकाउंट पर भी डायरेक्ट आप मदद भेज सकते हैं। 31 मई 2025 लास्ट डेट है। कुछ नहीं कर सकते अगर आप मदद नहीं दे सकते तो ये दोनों हाथ जिसे अल्लाह ने आपके लिए बनाए हैं इसको बुलंद कीजिए। गाज़ा और फिलिस्तीन के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। गाज़ा और फिलिस्तीन के मुसलमानों से सबक लीजिए कि किस तरह से हिम्मत कभी नहीं हारनी है, दिल छोटा नहीं करना है। एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।